हमेशा की तरह हम लोगों ने एक टाइम पीरियड बना रखा है जिसमें हम सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो टाइम पीरियड अब हाथ से निकलता जा रहा था और हमें टाइमली एक गाने को लिख कर डब करवा कर शूट करना था। तो सबसे पहले कंपोजिशन दिमाग में आई। सिवाय तेरे अब किसी का ना मैं होना चाहूँ, हसीन चेहरे की गिरफ्त में मैं खोना चाहूँ, नजरअंदाज करके दिल ना मेरा तोड़ देना। जालिमा बहुत 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 स्पेशल सॉन्ग बन गया है अब हमारे लिए और यहाँ की जनता के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लोगों ने वाकई में प्यार उसी हिसाब का दिया है, जितना हम शुक्रिया करें कम है। क्यों रखा आशिकों ने नाम तेरा जालिमा जालिमा जालिमा। याद है मुझे जब देखा तुझे मैंने पहली दफ़ा, मैंने खो दिया अफसर गुफ्तगू का इस बात से मैं हूँ खफा, बेशक तेरा मुझ पर है नशा, ख्वाबों में आके ना यूं सता, आशिक अवारा में घूमता, गलिया वीरान तुझे ढूंढता। तू ही दुआ तू ही दुआ। वैसे तो किसी भी आर्टिस्ट और उसकी आर्ट के लिए कोई भी शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, मगर जब उसी छोटे शहर से कोई एक आर्टिस्ट उभरता है तो अपने पीछे उन हज़ारों युवाओं जिनके भी आंखों में वही सपने होते हैं उनके लिए एक उम्मीद जगाता है। तो आज का हमारा पैगाम न्यूज़ का ये एपिसोड वही एक उम्मीद है और हम उस गाने के जो इस वक्त यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और लोगों के दिलों को छू रहा है, जिसका नाम है जालिमा, उन्हीं आर्टिस्ट के बीच बैठे हैं। हमारे साथ है फाइक, शोएब और ओबी रॉय। तो इन लोगों ने मिलकर जो गाना बनाया है, इन लोगों के जो YouTube चैनल पर 3 गाने आए हैं वो काफ़ी धूम मचा रहे हैं और कह सकते हैं कि इस शहर में जो गाने से जुड़े लोग हैं या फिर म्यूज़िक को पसंद करने वाले लोग हैं उनके दिलों पर ये गाना राज कर रहा है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही और उन्हीं से जानते हैं इस गाने के बारे में भी और गाने किस तरह से इन्होंने बनाने शुरू किए उसके बारे में। तो सबसे पहले फाइक, आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आपकी एजुकेशन कैसे हुई और म्यूज़िक के लाइन में आप कैसे आए। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ, पैगाम न्यूज़ का ख़ास तौर पर, कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया हम लोग को थोड़ा सा बताने के लिए इस बारे में। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इसके थ्रू काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों तक, यंगस्टर्स तक ये बात पहुँचेगी कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया और आज हम जैसा भी कर रहे हैं सो एंड सो, और अभी फ्यूचर में हम लोग करने वाले हैं। तो शायद हम जैसे हमें किसी और के थ्रू इंस्पिरेशन मिली, हमारे थ्रू किसी और को इंस्पिरेशन मिल जाए तो वो हमारे लिए बड़ी बेहतर बात है। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, यहीं से पूछते हैं आपसे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थे यहाँ तक पहुँचने? देखिए, स्टार्टिंग से म्यूज़िक का शौक़ था बचपन से ही। इसका मेन शुरुआत हुई करीब 2014 में, जहाँ पर जिस टाइम मेरे ही एक स्कूलमेट, मेरे क्लासमेट भी रहे, मेरे फ्रेंड भी रहे, वो मेरे फ्रेंड हैं अभी इस वक्त, फराज हुसैन नाम है उनका। उन्होंने सबसे पहले रिसर्च कर ऑनलाइन रिसर्च कर खुद से एक सॉन्ग क्रिएट किया, एक ऑडियो सॉन्ग क्रिएट किया जिसका म्यूज़िक भी उन्होंने खुद बनाया और उसी में उनके खुद के लिरिक्स के साथ उन्होंने वो गाना डब कर अपलोड किया ऑनलाइन। जब ये बात सभी लोगों को पता लगी और मुझे भी पता लगी कि इतना बेहतरीन काम इतनी कम उम्र में वो कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं की सेम हम उम्र का था, मैं भी सेम एज का था। तो ये किस साल की बात है और कितने साल के आप थे उसके बारे में? ये 2014 की बात है और हम लोग 9th क्लास में हुआ करते थे। करीब हमारी एज 17 साल के आसपास होगी शायद, 16 से 17 साल की उम्र के थे हम लोग। और हम लोगों को मतलब हम सभी को, वैसे फराज और मुझे भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट था ही। तो जब मैंने भी उन्हें ज़ाहिर किया ये चीज़ कि मैं भी भाई शायद कुछ लिख सकता हूँ, कुछ गा सकता हूँ, ये बात मैंने उन्हें बताई और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया उस चीज़ में। उस चीज़ को सपोर्ट करने के बाद सबसे पहला हमारा गाना मिलकर, उन्होंने मतलब उसको गाने को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, शूट करने में मेरी पूरी हेल्प करी और हमारा गाना आया कम है ये अल्फाज। 2015 में उसे रिलीज़ किया। 2015 में रिलीज़ करने के बाद उसे इतना प्यार मिला, इतना लोगों ने सराहा उस गाने को, कि तब से हमें इस चीज़ का अनुमान लग गया कि हाँ, इस फील्ड में हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं इसको लेकर, और ये बहुत अच्छा फील्ड है, हमारे लिए बहुत कारगर है।
तो 2015 की ये बात है, इस वक्त हम 2022 में हैं। 2015 में शायद लोगों ने YouTube चलाना भी शुरू नहीं किया होगा जिस तादाद में आज चलाया जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है सोच पाना कि कोई इस तरह से अपना ही म्यूज़िक प्रोड्यूस करके निकालेगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयस म्यूज़िक स्टूडियोज़ में। ये ओबी रॉय जी का जो पूरा सेटअप है, जहाँ से आप पूरा साउंड प्रोडक्शन होता है, वो सब इन्हीं सेटअप से होता है, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से मिलके होता है। तो एज अ नॉन म्यूज़िशियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये क्यूरियस है कि किस तरीके से एक गाने की ट्यून सेट होती है या किस तरीके के उसके कॉर्ड्स तय होते हैं। तो ओबी जी, आप हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आप गाने को वो तैयार करते हैं या फिर किस तरीके से उसको कॉर्ड्स देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, फर्स्टली जब मैं अगर पर्टिकुलरली ज़ालिमा गाने की बात करूं तो जब फाइक मेरे पास ये कुछ कोर हुक लाइन में भी इसके लिख के लाए थे कि ज़ालिमा ज़ालिमा वाली है, तो उस सॉन्ग की सबसे पहले जो कॉर्ड निकाली गई थी वो मेनली ये कॉर्ड थी, आई गेस सी माइनर। तो इस पे ऐसे प्रोड्यूस किया गया था कि जस्ट गुनगुनाया था इस पे, ज़ालिमा ज़ालिमा ना 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 ना, तू ही दुआ। तो इस पे सबसे पहले ये कॉर्ड स्ट्रक्चर रिकॉर्ड करा गया। उसके बाद देन आगे जो भी एडिशन थी शुरुआत से गाने को, जैसे एक बेस पैटर्न देते हुए आते हैं कि स्टार्टिंग में हमने ऐसा रखना है और उसके बाद हमने ब्रिज में ऐसा रखना है और हुक में ऐसा रखना है। तो ये जो ट्यून है कि ज़ालिमा जिस तरीके से जा रहा है, तो वो आपने डिसाइड किया अपने कॉर्ड्स के हिसाब से या फिर वो पहले से तय था? नहीं, ये पहले से ही तय था। ये कॉम्पोजिशन जो है वो फाइक ही करके लाए थे। अच्छा। बट इसको एक तरह से स्केल देना, स्केल एज इन एक तरह से सुर देना कि किस सुर पे गाना है, अच्छा, किस जगह पे गाना है एग्जैक्ट। मतलब आप कहीं से भी नहीं शुरू कर सकते हो, आप म्यूजिक के अकॉर्डिंग आप चले। तो कुछ स्केल्स होती हैं जैसे कि अलग अलग ए माइनर या मेजर स्केल, माइनर स्केल्स होती हैं, तो उन स्केल्स के अकॉर्डिंग गाना पड़ता है। तो आप वो कह सकते हैं कि वही वाली चीज़ की डायरेक्शन एक मैंने दी, कंपोजिशन पूरी फाइक और शुएब की। रिस्पॉन्स कैसा मिला था लोगों से, किस तरह से लोगों ने इस चीज़ को अपनाया था उसके बारे में? उस वक्त क्योंकि आसपास के रीजन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, इस तरह का काम कोई और कर नहीं रहा था, स्पेशली इस एज में। तो उन लोगों ने उम्मीदें लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने सपोर्ट भी पूरा दिया। पूरे सपोर्ट के साथ वो गाना इतना अच्छा रहा कि उसी कि आज की डेट में अगर मैं बताऊं, उस वक्त के हिसाब से वो एक उतना आज की डेट वाला प्रोफेशनल अप टू डेट सॉन्ग नहीं है। और उसके बाद भी उस पर अबव लाख व्यूज़ हैं और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं। लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, समझा और लोगों ने, मतलब मैं कहूँगा कि सपोर्ट ही किया। तो फाइक, आप अपने गानों को कंपोज करते हैं और उन्हें गाते भी हैं। हम आप पर वापस आएंगे। अभी हम शोएब से पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से, बहुत मुश्किल है आजकल, हम रैपिंग सुनने लगे हैं अब, तो आपने कहाँ से शुरुआत की रैप सुनने की और कहाँ से आपको लगा कि हाँ मुझे रैपिंग करनी चाहिए? शुरुआत ऐसे ही रही कि जब हनी सिंह यो हनी सिंह का दौर था और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक्स वगैरह सुनता था। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था सुनने का, रैपिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बोहेमिया वगैरह इन लोगों का चलता रहता था, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता था। तो एक बारी एमिनम का एक सॉन्ग था जो भाई ने मेरे को बताया था, फाइक ने, वो मैंने सुना। तो मैंने सुना तब तो वो मेरा दिमाग ख़राब सा हुआ, यार ये क्या चीज़ है। तो मैंने वो सुन के मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। उसके बाद फिर हुआ ये कि जो फराज भाई थे हमारे, उनका ऑडियो जो आया तो उसके बारे में फाइक ने ही मुझे बताया कि उसका एक मेरा क्लासमेट है, उसने खुद से ही लिरिक्स वगैरह लिख करके और खुद से ही म्यूज़िक प्रोड्यूस करके अपना एक गाना अपलोड किया है रिवर्ब नेशन पे। तो वो मैंने सुना, तो वो मैंने सुनने के बाद मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो मैंने इसको बोला कि मेरे को भी मिला उससे। तो हम लोग फिर मिले और ऐसे ही हमारा हमने किया। हाँ। तो आपका सबसे पहला गाना जो था वो फाइक के साथ ही था या फिर कोई दूसरा? नहीं, वो मेरा एक पहला गाना तो मेरा वो ठीक ठाक ही था, मतलब वो जैसा भी किया था मतलब ठीक ठाक ही था। वो भी फराज भाई ने ही किया था सब। और उसके बाद जो सेकंड मेरा सोलो सॉन्ग था वो था मरहम, जो कि मैंने खुद से ही किया था, अकेले सोलो था। तो
वो आप ही ने कंपोज किया था और आप ही ने गाया? हाँ जी, वो मैंने ही कंपोज किया था और मैंने ही गाया था और लिरिक्स वगैरह सब अपने। ओबी जी आपके पास आते हैं, आप जो है साउंड इंजीनियर हैं, थोड़ा सा हमें आपकी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। सो स्टार्टिंग से अगर मैं जहाँ से फ़ाइक ने छोड़ा मैं वहीं से पकड़ना चाहूँगा वो चीज़ कि जब फ़ाइक का फर्स्ट सॉन्ग आया था कम है ये अल्फाज, तो वो आई गेस मेरे लिए एटलीस्ट हल्द्वानी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऐसा जो कोई मतलब कुछ कर रहा था अलग जो मेरी लाइन में था। मैं उस टाइम पे मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन या इन सब के इर्द गिर्द भी नहीं था बिल्कुल, बट फिर वो सॉन्ग मैंने सुना और उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी एक ज़रिया था, इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। देन उसके बाद मैं एक मेरे कज़न थे, उनको मैंने देखा वो थोड़ा बहुत काम इन सब में कर रहे थे टेक्निकल लेवल पे। देन मैंने उस चीज़ को देखा और फिर मेरा इंटरेस्ट अचानक ही आप कह सकते हैं 2015-16 में अचानक आया इस चीज़ में, साउंड इंजीनियरिंग एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन में। देन मैं सर्च की चीज़ें काफ़ी कुछ, तो एक एकेडमी मिली जिसमें मेरे एक टीचर रहे हैं हिमांशु चावला सर, जिन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे पीछे कह सकते हैं आज मैं जहाँ हूँ उनकी वजह से ही हूँ, और स्टूडियो भी शायद उन्हीं का, डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मतलब मेरे को। तो ये स्टूडियो डिज़ाइन करने में मतलब आपका ये आइडिया है कि किस तरीके से ये स्टूडियो डिज़ाइन? मेरा आइडिया ज़रूर था लेकिन जिसको मतलब अंजाम दिया जिसने, जैसे आप कह सकते हैं फिल्म में एक डायरेक्टर होता है और एक एक्टर होता है, आपको डायरेक्ट करने वाले कोई और होते हैं, कला आपकी होती है बट डायरेक्ट कोई और करता है आपको। सो वो चीज़ में उनका वो कह सकते हैं आप, वो एक डायरेक्टर हैं, एक अच्छे एडवाइज़र रहे हैं मेरे, हमेशा वेल विशर रहे हैं। तो उन्होंने ये सारा कुछ वो यहाँ आए बतौर, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि हम नए नए निकले थे, हमें आइडिया नहीं था, जितने टाइम से वो कर रहे थे एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ता ही है। और देन फिर ये स्टूडियो बन के फिर आज कह सकते हैं कि उनकी वजह से उनका एक बहुत बड़ा हाथ है जहाँ मैं कहते हैं कि जब आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपके पीछे जो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप उन्हें, हाँ उनके मतलब थैंकफुल हूँ मैं उनको बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपने साउंड इंजीनियरिंग के लिए 1 साल का डिप्लोमा किया। तो अक्सर होता है कि जो युवा होते हैं वो कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करने की पहले नहीं सोचते हैं, पहले वो सोचते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले बाहर, जो डेवलप्ड सिटीज़ है वहाँ जाया जाए और अपना जो स्किल है उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो आपने हल्द्वानी जैसे शहर में आना क्यों चुना, या फिर आपने बाहर जाना क्यों नहीं चुना? मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम मैं कोर्स अपना करके आया था वहाँ से, दिल्ली से करा था जब मैंने, तो 1 ईयर के बाद जब इंटर्नशिप्स भी करी मैंने बाहर, लेकिन मुझे ऐसा अपने अंदर ग्रोथ तो दिख रही थी बट पॉपुलैरिटी एक रहता है ना, फेम का थोड़ा सा आपको रहता ही है। जब आप इस लाइन में, आप क्रिएटिव लाइन में घुस रहे हैं तो आपको एक रहता ही है कि आप थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आपको चाहिए होती है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ के लिए हल्द्वानी बहुत सही लगा, क्योंकि एक तो मैं भाई लोगों का गाना सुन चुका था पहले से ही, तो मुझे पता था कि एटलीस्ट हल्द्वानी में स्कोप तो है और आने वाले टाइम पे और आ भी जाएगा। क्योंकि आप आज के टाइम पे, अगर मैं 2018 से काम कर रहा हूँ स्टूडियो में अपने, तो आज के टाइम पे अगर मैं हल्द्वानी को देखूं, इवन उत्तराखंड को ही देखूं पूरे, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है म्यूज़िक लेवल पे उत्तराखंड ही पूरा। और उसमें हल्द्वानी का काफ़ी मेजर रोल रहता है। हल्द्वानी से काफ़ी आर्टिस्ट निकल रहे हैं जो कह सकते हैं अभी अंडरग्राउंड लेवल पे ही हैं, बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन कर रहे हैं वो काम और बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं वो काम, मतलब काफ़ी पैशनेटली कर रहे हैं वो काम। तो उस चीज़ के लिए तो वो चीज़ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं पहले से विज़न था उस चीज़ का, और शायद इसीलिए थोड़ा सा हल्द्वानी मुझे लगा कि बेहतर लगा बाहर से करना, क्योंकि बाहर पहले से ही इतने लोग थे कि हल्द्वानी में लोग थे बट उनके पास प्लेटफॉर्म एक तरह से नहीं था कि आप म्यूज़िक किससे करवाएं किससे ना करवाएं। सो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हल्द्वानी एक सही प्लेस रहेगी मेरे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको नीड रहेगी इस चीज़ की, म्यूज़िक की या अच्छे म्यूज़िक की मैं कह सकता हूँ, और इवन आप कह सकते हैं सही गाइडेंस की भी। आई गेस अगर मेरे जो क्लाइंट्स या जो भी मुझसे काम करवाते हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं उनको मैं गाइडेंस बहुत ठीक देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब ये घमंड नहीं है बट एक फीडबैक आया है मेरे पास ऐसे ही कि आपकी गाइडेंस भी सही रहती है। तो शायद स्टार्टिंग से मेरा वही क्लियर था कि हल्द्वानी को चुन के और हल्द्वानी के ही आर्टिस्ट को भी आगे लाना है, और शायद उसी तरह फ़ाइक और शुएब भी मुझे ऐसे ही मिले हैं
तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हल्द्वानी जो है उन्हीं लोगों से बना है जिनने यहीं रहकर यहाँ के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं, और आज जो हम हल्द्वानी देखते हैं वो इतना प्रोग्रेसिव भी उन्हीं युवाओं और उन्हीं लोगों की वजह से है। तो अब जब हम जालिमा की टीम से मिलने आए हैं तो हम जालिमा के 2 बोल सुने बिना तो जा नहीं सकते, और हमारे व्यूअर्स भी ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से उस गाने को गाया है। तो 2 लफ्ज़ अगर आप गा के सुनाएं। हाँ ज़रूर ज़रूर, अच्छा लगेगा मुझे। सिवाय तेरे अब किसी का ना मैं होना चाहूँ, हसीन चेहरे की गिरफ्त में मैं खोना चाहूँ, नज़रअंदाज करके दिल ना मेरा तोड़ देना, नहीं खबर कि किस कदर ये तुझसे कहना चाहूँ, ख्यालों के शहर में आती ही है तू, है ख्वाबों की गली में रोज तेरा आना जाना, बेदर्दी बेरहम सताती है क्यों, क्यों रखा आशिकों ने नाम तेरा जालिमा जालिमा जालिमा, ऐ बेकदर है दिल को चाह तेरी तू ही दुआ, तू ही दुआ। थैंक यू। लाजवाब। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने गाया, ऑटो ट्यून की भी ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब हम थोड़ा सा रैप सुनना चाहेंगे शोएब से। तो शोएब, थोड़ा सा अगर आप रैप सुना दें हमें कोई भी पार्ट। जी बिल्कुल सुनाते हैं। वो मंजर याद है मुझे जब देखा तुझे मैंने पहली दफ़ा, मैंने खो दिया अफसर गुफ्तगू का इस बात से मैं हूँ खफा, बेशक तेरा मुझ पर है नशा, ख्वाबों में आके ना यूं सता, आशिक अवारा में घूमता, गलिया वीरान तुझे ढूंढता, कैद होना चाहता तेरी बाहों में, तस्वीर बसी इन निगाहों में, बेचैन रहता पे तेरे ख्यालों में, मुझे ले ले तू अपनी पनाहों में, तू है अफसरा तेरी हर अदा पे मैं हूँ फिदा, मेरी दिल रुबा जो मिल जाए तू हो जाए मुकम्मल सा ये जहाँ, सपना सा था तुझे अपना बना लूँ, हकीकत है होने को सदका करा लूँ, हाँ सबको बता दूँ या सबसे छुपा लूँ, इस इश्क कहानी की महफिल सजा लूँ, के होठों पे लाऊं या दिल में बसा लूँ, इस उल्फत से जा मेरी कैसे निकालूँ, जो कुछ ना मैं कह पाया रंजिश में दिल मेरा होगा मेरी जा मैं कैसे संभालूँ। ये गाना सुनते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहा है, शायद मैंने पहली बार ऐसे रैप सुना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन था जिस तरीके से आपने गाया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है ये। हमारे जो करियर चॉइसेस होते हैं वो कुछ ऐसे होते, कहा जाता है कि अगर ये कर रहे हैं तो इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि या ऐसा फैमिली से सुनना पड़ा कि आप कर तो रहे हो बट आउटकम क्या है, या फिर पैसा कहाँ से आएगा? ज़रूर स्टार्टिंग में फैमिलीज़ उतना सपोर्ट नहीं करती थी, मेरी फैमिली ने सपोर्ट उतना नहीं किया, और मुझसे क्वेश्चन्स होते रहे कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जैसे होता है फैमिली में डिफरेंट मेंटालिटी के सभी मेंबर्स हैं, सबकी डिफरेंट मेंटालिटी और ओपिनियन है आपको लेकर कि आप क्या करोगे फ्यूचर में, लाइफ में। तो कहीं ना कहीं कोई एक मेंबर सपोर्ट कर देता था, एक मेंबर कहता था यार फालतू की चीज़ें कर रहे हो आप, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जब वो देख रहे हैं कि जब मैंने प्रोफेशनली, मैं अभी फ़िलहाल मैं डेली बेसिस पे मैं जॉब करता हूँ यहीं हल्द्वानी में टाटा मोटर्स के एक कार शोरूम में, वहाँ मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। अपनी डेली अर्निंग ब्रेड में, मतलब डेली अर्निंग्स वहीं से करता हूँ जिससे मेरा घर चलता है। और अब उनको ऐसा नहीं लगता, उनको लगता है कि काम भी कर रहा है और साइड बाय साइड वो अपने इस शौक़ को टाइम दे रहा है, वीकेंड्स पे टाइम निकाल के जा रहा है, तो उनको इससे कोई परेशानी है भी नहीं। और अब जब वो देख रहे हैं कि लोग सराह रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आज पैगाम न्यूज़ हमसे बिल्कुल पूछना चाहती है कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत की और कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो शोएब, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप इस वक्त म्यूज़िक तो देख ही रहे हैं, मगर इसके अलावा आप और क्या चीज़ कर रहे हैं कि जिससे फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वक्त नहीं आ रहे हैं उसके? देखिए, फैमिली का क्या है कि काम तो मैं अपना करता हूँ, जो हमारा डेली बेसिस का काम है वो मैं करता हूँ अपना, और उसके बाद ये जो साइड अपना जो मेरा पैशन है म्यूज़िक को लेकर के, वो हम लोग करते हैं। वीक में एक बार हम लोग आते हैं स्टूडियो, अपना काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, और अपने लिरिक्स वगैरह लिखने के बाद, रिकॉर्डिंग वगैरह करने के बाद पूरा अपना सब कंप्लीट करते हैं। और करियर की बात यही रही कि अभी तो कोई श्योरिटी नहीं है कि इस फील्ड में अभी कोई करियर है कि नहीं, लेकिन अभी हम लोग लगे हुए हैं मेहनत में। तो मैं पूछना चाहूँगी कि
रैपिंग जो है, जो हम जानते हैं रैपिंग को जिस तरीके से, तो आप डेली लाइफ में जो चीज़ें सफ़र कर रहे हैं या फिर जिन चीज़ों को आप फील कर रहे हैं वही आपके रैप में उतर के आता है। तो आप अपने रैप तो खुद कंपोज करते ही हैं, तो उनके बारे में हमें बताइए कि आपके डेली लाइफ से कितना आता है रैप में। देखिए, जो भी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, हालांकि अभी हमने ऐसा कुछ डाला नहीं है, जो कि मेरे साथ बीता हुआ है, अभी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, इन फ्यूचर सुनने को मिलेगा आपको। अभी तो फ़िलहाल जो भी कंपोज किया जाता है वो फाइक भाई अपना लिख करके लाते हैं, जो सुनाते हैं मेरे को, तो मैं उनके हिसाब से अपना कंपोज कर देता हूँ अपने। तो जो ऑन द स्पॉट ऑन द मोमेंट वो गाना सुन के आपको आ रहा है तो आप वो रैप। हाँ जी, ये जब फाइक भाई अपना कोई लिरिक्स वगैरह कंपोज करके लेकर के आते हैं, मेरे को सुनाते हैं कि इसको करते हैं या इसको करते हैं, तो मैं सुनता हूँ, तो मेरे को वाइब्स आती हैं उस चीज़ से, तो फिर मैं उसी तरीके से कंपोज कर लिया करता हूँ। तो इससे पहले भी हमने सुना है कि जो आपका एक गाना है वो 4 मिलियन हिट कर चुका है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे। हाँ, वो जवाब दो है, वो राउंड टू हेल हैं, एक उसमें नाजिम भाई हैं हमारे, मेरे बहुत अच्छे भाई जैसे ही हैं। तो उनका एक अचानक मेरे पास मैसेज आया, मेरे को बोलते कि एक गाना कंपोज करना है। मैंने बोला कैसा चाहिए, उन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम ईटीसी वगैरह। मैंने बोला ठीक है। तो वो मैंने गाना उनका रात के शायद से 11 बजे के टाइम पर मैसेज आया था, तो मैंने उनको 2 घंटे में वो गाना पूरा मतलब लिख करके 2 घंटे में मात्र 2 घंटे में मैंने उनको वो गाना लिख करके मैसेज में सेंड कर दिया। तो वो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तुमने मतलब लिखा था पहले से या अभी लिखा है? मैंने बोला अभी लिखा है। तो वो बोलने लगे तो उसको करना है, फिर जल्दी करना है। मैंने ठीक है भाई। फिर मैं यहाँ स्टूडियो आया, उसको इसकी डबिंग करके और उसको सेंड किया, और उन्होंने सुना, उनको मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, तो बोलने लगे करना। फिर हमने उसका म्यूज़िक बनाया यहाँ पर, और यहीं पर ही उनको आए हमारे ओबी भाई रॉयज़ म्यूज़िक स्टूडियो में आए वो नाजिम भाई, और यहीं पर ही हमने अपना रिकॉर्ड किया, और यहीं मिक्स मास्टरिंग वगैरह सब कुछ हुआ। और वीडियो हमने दिल्ली में शूट की थी, जो कि फराज भाई ने की थी, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस गाने से, काफ़ी लोगों ने सुना। काबिले तारीफ़ है कि जो गाना आपने 2 घंटे में लिखा वो यहीं शूट हुआ और यहीं से आपने जो है उसे गाया, और वो 4 मिलियन हिट किया है। तो हल्द्वानी से निकले हुए गाने इनके जो हैं रफ्तार से लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं। तो आइए आप फिर से उसी गाने पे आते हैं जिस गाने को देखकर हम यहाँ पहुँचे, यानी कि ज़ालिमा। तो ज़ालिमा गाना अगर आप देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़ालिमा गाना देखने जाइए, और हम जानते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आधे लोग तो ये गाना सुन ही चुके हैं। तो वो गाना सुनने के समय ऐसा लग रहा है या तो फिर वो मुंबई या फिर दिल्ली की प्रोडक्शन से निकला हुआ है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमने देख लिया कि कंपोज कैसे हुआ है गाना, प्रोड्यूस कैसे हुआ है, मगर जो वीडियो हमारे सामने निकल कर आई है, जो इतनी रंगीन और इतनी बेहतरीन वीडियो बनकर आई है, जो हमें दिख रही है, जो मुंबई का प्रोडक्शन लग रहा है, वो इस छोटे से शहर में या फिर किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, अगर मैं बताऊं तो ज़ालिमा बहुत 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 स्पेशल सॉन्ग बन गया है अब हमारे लिए, और यहाँ की जनता के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लोगों ने वाकई में प्यार उसी हिसाब का दिया है कि जितना हम शुक्रिया करें कम है। तो ज़ालिमा की हम हमेशा की तरह हम लोगों ने एक टाइम पीरियड बना रखा है जिसमें हम सॉन्ग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो टाइम पीरियड अब हाथ से निकलता जा रहा था, और हमें टाइमली एक गाने को लिख कर डब करवा कर शूट करना था। तो सबसे पहले कंपोजिशन दिमाग में आई, और मैंने शुरुआत की कुछ चंद शब्दों से गाने के, और उसके बाद भाई ने रैप की, और म्यूज़िक बेहतरीन म्यूज़िक ओबी भाई ने उसमें दिया। और जहां आप वीडियो की बात कर रही हैं, मैं वीडियो पे आ जाता हूं। पिछले 2 गानों से यानी कि फाइक एंड SUH चैनल की शुरुआत के बाद से हमें एक बहुत हमारे खासी अज़ीज़ अब हमारे मित्र हैं जतिन भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया वीडियोस में को लेकर। इससे पहले भी ज़ालिमा से पहले जो आप चैनल पर 2 वीडियोस देखेंगे वो भी कमाल की एडिट और कमाल की कलर ग्रेडेड वीडियोस हैं, जो कि जतिन भाई ने ही सारा काम उसमें किया है, और उन गानों को भी इतना प्यार मिला। और ज़ालिमा को भी मतलब उन्हीं की नीड थी, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन जितना बेहतर हो सकता था उस गाने को एडिट और कलर ग्रेड किया।
और वो फिर आपके सामने हैं। और इस वक्त जतिन भाई हमारे साथ नहीं है। हाँ, वो इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है उसके बारे में बताइए। जतिन भाई भी कुछ हमारी तरह शुरू किया है अपना करियर, और अब उनको क्योंकि प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और प्लेटफॉर्म ऐसा कि उनको अभी क्योंकि होता है ना, जब आपको कला के बारे में पता लग जाता है तो उस कला की डेप्थ में आप बिल्कुल घुसने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि जितना गहराई से मैं इसको पढ़ लूँ, सीख लूँ, मेरे लिए वो बेहतर है। और उसी कला को जानने और बेहतर तरीके से समझने के लिए जहाँ पर शायद और अच्छा बेहतर काम होता है, जैसे कि चंडीगढ़ सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो चंडीगढ़ में भाई इस वक्त हैं अपने किसी सीनियर के साथ, जिनसे वो और इसके बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में हमें जैसे उन्होंने हेल्प की और इसी तरीके से वो और बहुत सारे लोगों को वो एक अच्छी नॉलेज दे पाएँ कलर ग्रेडिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में, कि ये ही चीज़ हम दूर कहीं जाकर ना करवा कर अपने ही स्मॉल टाउन्स में, अपनी इन सिटीज़ में करवा पाएँ। तो हैट्स ऑफ टू जतिन भाई कि उन्होंने हमें यहाँ तक उन वीडियोस के थ्रू यहाँ तक पहुँचा दिया है। वो बड़ी कमाल की बात है। तो अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो युवा हैं, जो अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए रहते हैं, आप ही के जैसे सपने लिए रहते हैं, उन युवाओं के लिए एक छोटा सा मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे, एक कि किस तरीके से वो इस फील्ड को परस्यू करें, या फिर अगर वो छोटे शहर में हैं तो फिर किस तरीके से वो इस फील्ड को देखें, उसके बारे में। इस फील्ड में तो सबसे जो मैंने अपने जितना भी मैंने एक्सपीरियंस गेन करा अब तक, तो उस हिसाब से अगर मैं गाइड करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो मिसलीड बिल्कुल मत होए, मिसगाइड बिल्कुल मत होए, रॉन्ग डायरेक्शन में बिल्कुल ना जाए। आजकल इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके पास जगह जगह पे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे और काफ़ी जगह पे, तो वहाँ पे जितने सही डायरेक्शन देने वाले लोग हैं उतने ही गलत डायरेक्शन देने वाले भी लोग हैं। तो उतना समझदार आप एटलीस्ट उतनी चीज़ आप उतनी परख रखिए कि मिसगाइड ना होए किसी से। और अगर आपको कभी नीड लगती है तो आप हम तीनों में से किसी के पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। और ऐसा कोई हम ये इस चीज़ की ज़रूर गारंटी कि हम तीनों में से कोई भी आपको मिसगाइड या कोई रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं दिखाएगा कुछ। तो बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बस लोगों को परखना सीखिए और मिसगाइड ना हुए किसी से बस। तो फिर आप लोगों के सजेशंस के लिए ओपन हैं, यानी कि लोग आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हल्द्वानी के या फिर उत्तराखंड के कोई भी अगर म्यूज़िक में कोई भी सजेशन चाहते हैं तो आप लोगों से सजेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर हालांकि वो काम हमारा देख रहे होंगे, अगर वो हमें इस लायक समझते हैं और वो मानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं हमसे उस तरह की प्रेरणा मिलती है जैसे कि बहुत सारे जैसे हमें दूसरों से मिलती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हम सच में, मैं बता रहा हूँ, हम बिल्कुल मतलब यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, और हम लोग सच में आपकी हेल्प बिल्कुल करने वाले हैं। और आप अगर किसी तरीके की कोई टिप्स चाहते हैं, हम एवरी टाइम फ्री हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए। इस बिजी शेड्यूल में आप लोगों ने हमारे इस छोटे से इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम श्योर कि ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके सॉन्ग्स जालिमा, अजनबी और हमराज देखे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा जानना कि इन गानों के पीछे कौन सी टीम है, किस तरीके से ऑपरेट करती है और किस तरीके से ये गाने प्रोड्यूस हुए हैं, वो जानना बहुत ही दिलचस्प रहा होगा। तो आप ऐसे ही देखते रहिए पैगाम न्यूज़। थैंक यू।